इवनिंग एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस करते हैं। तो आज डेट है 11 अप्रैल 2025। तो आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखेंगे, क्या क्या छपे हैं और उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल क्या है? तो इंडिया 16 ईयर वेट्स इन 2611 कॉन्स्पिरेटर तहव्वुर राना फ्लोन टू दिल्ली विल फेस ट्रायल। तो 26/11 को जो हमला हुआ था, मतलब जो 26 नवंबर 2008 में मुंबई हमला जो हुआ था, उसका मास्टरमाइंड बोला जाता है तहव्वुर राना। तो उसको कल रात में दिल्ली से, मतलब यूएस से दिल्ली लाया गया। तो रात में कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पे एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी, पर उन्हें 18 दिन का मिला है। तो अब देखते हैं 18 दिन बाद क्या होगा। आइए न्यूज़ को थोड़ा देखते क्या है। मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर तहव्वुर राना अमेरिका से प्रत्यार्पण के बाद भारत लाया जा चुका है। एनआईए की विशेष अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। वहीं दोषी पाए जाने पर उसे फांसी या कितनी सजा मिलेगी, ये देखा जाएगा। अब विस्तार में इसको देखते हैं। तहव्वुर राना मुंबई हमले 26/11 का आरोपी है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका से प्रत्यार्पण के बाद उसे भारत लाया जा चुका है और दिल्ली की अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगर अदालती सुनवाई में उसे 166 लोगों की हत्या में शामिल होना पाया जाता है, तो इसके बाद क्या उसे अजमल कसाब की तरफ फांसी की सजा दी जाएगी या उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, यानी अंतिम सांस तक वह जेल के अंदर ही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि इस तरह के मामलों में देश प्रत्यार्पण संधि से बंधा होता है, मतलब सरेंडर कर दिया है, तब वो अलग चीज़ है। उसे उन नियमों का पालन करना होता है जो समझौते के अंदर शामिल की गई थी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के बीच 1997 हुए प्रत्यार्पण संधि में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी प्रकार आपराधिक मामले में प्रत्यार्पण मांगने वाले देश में फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन प्रत्यार्पण देने वाले देश में फांसी की सजा देने का प्रावधान नहीं है, तो ऐसे मामलों में प्रत्यार्पण देने से इनकार किया जा सकता है। तो इसका कहना था कि अश्विनी कुमार ने कहा कि हमने प्रत्यार्पण के लिए, मतलब अमेरिका में था, तो अमेरिका से इसे वापस लाना था। तो प्रत्यार्पण संधि अमेरिका और इंडिया के जो है उसके हिसाब से, या किसी देश ने सरेंडर की मांग की, उस देश में फांसी की सजा देने का प्रावधान है। लेकिन जो मतलब जो देने वाला देश है, मतलब जो जिसके पास वो अपराधी है और उसके देश में सजा, मतलब फांसी की सजा देने का प्रावधान नहीं है, तो वो आरोपी को देने से मना कर सकता है। अश्विनी कुमार दुबे ने कहा, ऐसे मामलों में प्रत्यार्पण होने पर अदालती सुनवाई में फांसी की सजा होने के बाद भी सरकारें अपने विशेषाधिकार का उपयोग करती है और फांसी के आदेश का पालन नहीं किया जाता। तहव्वुर राना के मामले में ऐसा किया जा सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच नियमों को लेकर कोई संशोधन होता है तो नई परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाया जा सकता है। तो अमेरिका में क्या प्रावधान है इसके लिए? तो अमेरिका में बड़े आपराधिक मामले या आतंकी हमलों में फांसी दे जाने का कानूनी प्रावधान है, लेकिन यह वहाँ के राज्य दर राज्य अलग हो सकता है। अमेरिका के कुछ राज्य फांसी की सजा के खिलाफ है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे कानूनी बनाया गया है। आतंक जैसी बड़ी घटनाओं के संदर्भ में वहाँ के फेडरल सरकार का काम करती है और इसमें फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। तो अमेरिका में राज्य पे डिपेंड करता है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं। बहुत में प्रावधान है फांसी देने का, बहुत नहीं है। हालांकि फांसी की सजा दिए जाने के कानूनी प्रावधान के बाद भी अमेरिका में बहुत असाधारण मामलों में ही फांसी की सजा दी जाती है। यही कारण है कि गंभीर अपराधों में लिप्त होने के बाद भी कुछ अपराधी फांसी की सजा से बच निकलते हैं। तहव्वुर राना को जिस मुंबई हमले के लिए रेकी करने का दोषी बताया जाता है, उसमें 6 अमेरिकी नागरिकों की भी हत्या हुई थी। अमेरिका अपने नागरिकों की हत्या को बहुत गंभीर अपराध के रूप में देखता है। हालांकि एक अमेरिकी अदालत ने उसे मुंबई हमले के मामले में सबूतों के अभाव में बरी भी किया है, मतलब रिलीज किया है या बेल बोल सकते हैं। तो अदालती सुनवाई में नहीं होगा कोई व्यवधान।
तो तहव्वुर राना को अदालत में फांसी मिलेगी या नहीं, यह अलग मुद्दा है। लेकिन इसी बीच नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तहव्वुर राना के मामले की सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। तहव्वुर राना अपने केस की सुनवाई के लिए वकील नियुक्त कर सकेगा। तो नई दिल्ली बार काउंसिल के सचिव अधिवक्ता तरुण राणा ने कहा कि यह मामला सामने आ जाने के बाद एसोसिएशन की एक विशेष बैठक पर यह निर्णय लिया गया है कि राणा को कानूनी प्रक्रिया से गुजरते समय कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि जिस तरह अजमल कसाब के मामले की सुनवाई अदालत की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी, उसी तरह तहव्वुर राना को भी अदालत में न्याय पाने का अवसर दिया जाएगा। अब इस बात को 16 साल हो गए, तो 16 साल में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये घटना कब शुरू हुई थी? 26 नवंबर 2008 को, जहाँ पे 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक किए थे मुंबई में और 166 लोगों को मारे थे। तो उसी के साथ 26 और 27 नवंबर को अजमल आमिर कसाब अरेस्ट हो गया। तो 13 जनवरी 2009 को एमिल तहालियानी अपॉइंटेड किए गए स्पेशल जज, जो इस केस को ट्रायल केस को देखेंगे, जिसमें कसाब और 2 अदर फाहिम अंसारी और शहाबुद्दीन अहमद शामिल है। फिर 25 फरवरी 2009 को चार्जशीट फाइल किया गया। तो चार्जशीट का फाइल होता है जब कोई केस हुआ तो हमें पुलिस अपना जितने भी सबूत है वो इकट्ठा करती है, उसको कोर्ट में पेश करती है, तब वहाँ पे फिर चार्जशीट फाइल होता है। फिर 27 अक्टूबर को जो की एक्यूज्ड थे तहव्वुर हुसैन राना अरेस्ट कर दिए जाते FBI के द्वारा अमेरिका में। फिर अक्टूबर में डेविड कोलेमैन हेडली अरेस्टेड इन द US व्हाइल ही वाज अबाउट टू लीव द कंट्री। तो एक डेविड कोलेमैन हेडली है, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है US में, जब वो देश से भागने की कोशिश करते हैं। फिर 11 नवंबर को उसी साल NIA ने एक केस हेडली के अगेंस्ट राना और कुछ और लोगों के खिलाफ दिल्ली में केस रजिस्टर किया जाता है NIA ने। फिर तो अब 2009 खत्म हो गया यहाँ पे। अब आते हैं 6 मई 2010 को स्पेशल ट्रायल कोर्ट मुंबई में जो डेथ पेनल्टी कसाब को उसको कसाब एक्विस्ट अंसारी एंड अहमद, जो एक स्पेशल ट्रायल कोर्ट था मुंबई में, उन्होंने डेथ पेनल्टी कसाब और अंसारी अहमद को दिया। फिर 2010 के बाद 9 जनवरी 2011 को राणा कन्विक्टेड फॉलोइंग ट्रायल इन US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड sentenced to 14 years in prison for conspiracy to provide material support to terror plot in Denmark and providing material support to लश्कर-ए-तैयबा। तो 9 जनवरी 2011 को जो राणा है तहव्वुर राणा, उसको US के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कन्विक्ट किया और उन्हें 14 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। किस लिए? उन्होंने कोपेनहेगन डेनमार्क में है, वहाँ पे जो हमला हुआ था उसमें मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था और लश्कर-ए-तैयबा को भी मटेरियल प्रोवाइड किया था, जिससे वहाँ पे आतंक बढ़ाया जा सके। फिर 21 फरवरी 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कसाब के डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं लोग, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर अगर यहाँ भी अगर फैसला बरकरार रहता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाने का ऑप्शन रहता है ताकि पार्डन मिल सके। तो 24 दिसंबर को क्या हुआ? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ स्पेशल जज NIA पटियाला हाउस न्यू दिल्ली अगेंस्ट एक्यूज्ड। NIA also issued Rana extradition request to the US। तो सब सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक चार्जशीट फाइल किया जाता है कोर्ट में, NIA की कोर्ट में, जो पटियाला हाउस नई दिल्ली में, जहाँ पे ये तहव्वुर राना के खिलाफ, और उसे US से वापस बुलाने के लिए एक ऑफिशियली बात किया जाता है। तो फिर अब आते हैं 2012 में 29 अगस्त 2012
सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कसाब कन्विक्शन एंड डेथ पेनल्टी। तो 29 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कसाब के जो डेथ पेनल्टी था उसको बरकरार रखा। फिर नवंबर 2012 में प्रेसिडेंट ने भी कसाब की मर्सी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। फिर अगले 21 नवंबर को कसाब को यशोदा जेल में पुणे में फांसी पे लटकाया गया। तो अब 2012 में सब खत्म हो गया था और तहबूर राना था कहाँ पे, यूएस के जेल में। तब 21 जनवरी 2025 को यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तहबूर राना का पिटीशन डिक्लाइन कर दिया सुनवाई का कि उसके खिलाफ शायद गलत इल्ज़ाम लगा ये सब। फिर फरवरी में 13 फरवरी इसी साल एक ज्वाइंट प्रेस मीटिंग हुआ था पीएम मोदी का और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने तहबूर राना का जिक्र किया और फिर उसके बाद उसे वापस लाने के लिए बात किया गया कि उसे इंडिया में भी जस्टिस फेस करना है कि जो यहाँ पे किए थे उसके लिए सज़ा मिलना जरूरी था। तो 27 फरवरी को राणा ने एक सबमिट एप्लीकेशन विद एसोसिएटेड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस एंड सर्किट जस्टिस ऑफ 9th सर्किट एलेना कंगान। Justice Kagan denied the application in March. Rana renewed application previously addressed to Justice Kagan request renewed application to be directed to the US Chief Justice जॉन रॉबर्ट। तो पहले राना ने एक एप्लीकेशन किया एलेना कंगन के पास कि उसे इंडिया जो भेजा जाता वो ना भेजा जाए, पर उन्होंने मार्च में रिजेक्ट कर दिया। फिर जॉन रॉबर्ट के पास उन्होंने भेजा जो यूएस की चीफ जस्टिस है। जैसे इंडिया में संजीव खन्ना है वैसे वहाँ पे जॉन रॉबर्ट, पर उन्होंने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट यूएस का राना का रिव्यू प्ले उनको देखने से मना कर दिया और फिर 10 अप्रैल को राना को यूएस से इंडिया रातों रात ले आया गया। अब चलते हैं अगले न्यूज़ पे जहाँ पे इफेक्टिव टैरिफ ऑन चाइना नाउ 145%। यूएस यूरोपियन यूनियन हिट 90 डे पॉज। मतलब ट्रंप ने चाइना पे 145% का टैरिफ लगा दिया है। मतलब जो चीज़ अभी यूएस में चाइना का $100 में मिल रहा है अब वो 145% बढ़ के $245 मिलेगा। मतलब चीज़ें महंगी हो गई है तो बिक्री कम होगी, बिक्री घट जाएगी। तो क्या था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर ज़्यादातर देशों पर टैरिफ लगाने में 90 दिनों के विराम की घोषणा की। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह बाजार में मंदी के बीच 90 दिनों के लिए अधिकांश देशों की टैरिफ को वापस ले रहे हैं, लेकिन चीन की टैरिफ को बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने चीन की ओर से 84% टैरिफ लगाए जाने के बाद उस पर लगाए जाने वाले टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 145% कर दिया, जो कि पहले 125 किया था, फिर उसको बढ़ा के 145 कर दिया है। और सुनने में आ रहा है कि चाइना ने 125% टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया है, पर अभी ये कंफर्म नहीं है। पूछताछ, अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध लगातार गहराता जा रहा है। चीन ने आज अमेरिका पर 84% का जवाबी टैरिफ लगाया था, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चीन के खिलाफ टैरिफ को बढ़ा दिया। ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया है। वहीं 75 देशों को 90 दिनों तक टैरिफ से राहत देने का भी ऐलान किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा चीन ने दुनिया के बाजारों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया है। इसके मद्देनजर अमेरिका की ओर से चीन पर लगाए गए टैरिफ को 145% तक बढ़ा रहा हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि चीन भविष्य में इस बात को समझेगा कि वह अमेरिका और अन्य देशों से धोखाधड़ी नहीं कर सकता, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा इसके विपरीत इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 75 से अधिक देशों ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों, वाणिज्य विभाग, ट्रेजरी विभाग से व्यापार, टैरिफ, मुद्रा हेरफेर और दूसरे व्यापार जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए कहा है। इन देशों ने मेरी सलाह को मानते हुए अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैंने इन पर 90 दिनों के लिए टैरिफ को बढ़ाने का फैसला रोक दिया है। इस दौरान टैरिफ 10% तक घटा दिया गया है, जो तुरंत लागू होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो यूरोपीय संघ ने भी टैरिफ लगाने की घोषणा की है।
वहीं यूरोपीय संघ ने $23 अरब के अमेरिकी आयात पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दिया। यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने ट्रंप की ओर से संघ पर लगाए गए 25% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी आयात पर भारी भरकम शुल्क लगाने के पक्ष में मतदान किया। ईयू के टैरिफ का कुछ हिस्सा 15 अप्रैल और कुछ 15 मई जबकि से 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। हालांकि ईयू ने जिस सामान पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है वह अमेरिका ईयू के बीच सालाना $1.8 ट्रिलियन व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है। दोनों पक्षों के बीच प्रतिदिन 4.4 अरब यूरो मूल्य के सामान का प्रशांत महासागर के जरिए व्यापार होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान। ईयू के कार्यकारी आयोग ने कहा कि तत्काल उन वस्तुओं की सूची नहीं दी है जिन पर यह शुल्क लगाया जाएगा। 27 देशों के समूह यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत के लिए समझौते की अपनी प्राथमिकता दोहराई और कहा ईयू अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और नुकसानदेह मानता है। इससे दोनों पक्षों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल जो ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया था उसके चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था मतलब ऊपर नीचे हो चुकी है। तो इसी के लिए एप्पल ने अपने जो यूएस और चाइना का चल रहा टैरिफ उसके चक्कर में एप्पल ने एयरलिफ्ट किया अपने 600 टन आईफोन को इंडिया से टू बीट ट्रम्प टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ धमाके से बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर धराम हो रहे हैं और उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। इस खतरे से पार पाने की कंपनियों ने नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। हाल ही में टेक जायंट एप्पल को भी लेकर एक ऐसी ही खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए भारत में आईफोन के उत्पादन को बढ़ावा देने के बाद लगभग 600 टन आईफोन को एयरलिफ्ट कर अमेरिका ले गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने अमेरिका में आईफोन के स्टॉक को बढ़ाने के लिए लगभग 15 लाख आईफोन को सीधे अमेरिका एयरलिफ्ट किया है। एप्पल कंपनी से परिचित एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ने ट्रंप के टैरिफ को मात देने के लिए यह कदम उठाया है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने चेन्नई एयरपोर्ट पर क्लियरेंस में लगने वाले समय को 30 घंटे से घटाकर 6 घंटे करने के लिए पैरवी भी की थी। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए चीन में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके का सहारा लेते हुए एक ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की। एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने यह बताया कि मार्च से अब तक 100 टन की क्षमता वाले लगभग 6 कार्गो जेट उड़ान भर चुके हैं। कहीं इनमें से एक जहाज ने इस सप्ताह टैरिफ लागू होने के ठीक बाद उड़ान भरी है। मतलब जो आईफोन जो इंडिया में बन रहे थे सभी को मतलब ले जाके अमेरिका में बनाया जा रहा है, क्योंकि जब टैरिफ लगेगा तो जो एप्पल है अमेरिका की कंपनी है, अब इंडिया से अगर सामान मंगाएंगे तो उन्हें वो महंगा पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने इंडिया से ही सारे अपने सामान लगभग वहाँ मतलब बुला लिए और इसके लिए उन्होंने स्पीड में काम किया। तो क्लियरेंस के लिए जो 30 घंटे का समय लगने वाला था उसे उन्होंने आज 6 घंटे में ही पूरा कर दिया और एक ग्रीन कॉरिडोर बना के सब सामान ले जाने लगे। आईफोन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया कि जब जानकारों ने अमेरिका में आईफोन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। जानकार ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एप्पल आयात के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। यह कंपनी के उपकरणों का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है। हालांकि ट्रंप ने चीन पर 145% की दर से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो कंपनी के लिए बुरी खबर है। वहीं ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 26% टैरिफ लगाया। हालांकि ट्रंप ने फिलहाल इस फैसले पर 90 दिनों की रोक लगा दी है, क्योंकि अब चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके चक्कर में कंपनी आईफोन का कीमत बढ़ सकता है, क्योंकि
उससे आईफोन जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना में है, और चाइना से कोई सामान मंगाएंगे तो उस पर 145% का टैरिफ लगेगा। तो 100 की चीज़ अब फिर 245 में मिलेगी। तो इससे बचने के लिए अमेरिका ने एप्पल ने अपनी चीज़ें वापस मंगाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच चाइना ने इंडिया से कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे 5% का डिस्काउंट देंगे, तो जिससे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन्स या और भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनकी जो प्राइस है उसमें गिरावट आ सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है वुमेन मेजोरिटी एट लॉस एंजल्स गेम। तो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाला था, तो ये जो 2028 में समर ओलंपिक होना है, उसमें अभी 3 साल से भी ज़्यादा समय बाकी है, लेकिन खेलों ने पहले ही इतिहास की किताबों में अपनी जगह बना ली है। पहली बार ओलंपिक में पुरुषों ज़्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। भागीदारी संख्या में लगातार वृद्धि के वर्षों के बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को 16 टीमों से घटाकर 12 करने का निर्णय लेने पर महिला एथलीटों के पक्ष में तराजू झुक गया है। तो जो पहले 16 टीमें फुटबॉल की ये पार्टिसिपेट करने वाली थी, अब वो सिर्फ 12 करेंगी, जिससे महिलाओं का पक्ष अब ज़्यादा हो गया। इसी समय ओलंपिक निकाय ने महिलाओं के टूर्नामेंट में 4 टीमों का विस्तार किया और 4 टीमें महिलाओं की ओर बढ़ गई है, जिससे कुल संख्या 16 हो गई। महिला वाटर पोलो में 2 टीमें और महिला मुक्केबाजी में एक अतिरिक्त भार वर्ग को जोड़ने से कुल संख्या क्रमशः 12 और 7 हो गई, जिसका अर्थ यह है कि महिलाओं के पास 36 खेलों में पुरुषों के 5,543 की तुलना में अधिक स्थान पर 5,655 होंगे। 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज मैरी कॉम ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो बहुत सी महिलाओं और खेलों में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वर्तमान पीढ़ी को ऐसे अवसर मिलेंगे जो हमें नहीं मिले। काश मैं अभी प्रतिस्पर्धा कर रही होती ताकि मुझे ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतना लंबा इंतजार न करना पड़ता। और महिला मुक्केबाज की अग्रणी मैरी कॉम ने कहा, जिन्होंने 2002 से 2010 के बीच 5 विश्व चैंपियनशिप को ओलंपिक में भाग लेने के लिए 2012 तक इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि तब तक महिला मुक्केबाजी इस खेल में शामिल नहीं थी। तब तक महिला मुक्केबाजों को सबसे बड़ी खेल पार्टी में आमंत्रित नहीं किया जाता था, और उनके शामिल होने के बाद भी पुरुषों के लिए 10 के मुकाबले महिलाओं के लिए केवल 3 श्रेणियों को मंजूरी दी गई थी। तो 10 पुरुषों के लिए था और महिलाओं के लिए 3 था, तो उनकी वहाँ पे लिमिटेड हो गए थे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन 2012 के कार्यक्रम में महिला मुक्केबाजी को शामिल करने से लैंगिक समानता की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 1900 में पहली बार प्रतिस्पर्धा करने के बाद महिलाएं आखिरकार ओलंपिक में हर स्पर्धा में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गई। 12 साल बाद 2024 के पेरिस ओलंपिक में एक और मिल्क पत्थर हासिल किया गया, जिसमें पहली बार दोनों जेंडर के लिए समान संख्या में कार्यक्रम हुए, जहाँ पर महिलाएं पुरुष दोनों बराबर थे। यदि पेरिस ने समानता के लिए 128 साल की लड़ाई की परिणति को चिन्हित किया, तो लॉस एंजलिस ने एक कदम आगे जाएगा और 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व करेगा। पेरिस में भारत ने 110 की टुकड़ी में 45 महिलाओं को मैदान में उतारा। यदि महिला हॉकी और क्रिकेट टीमें क्वालिफाई करती है तो लॉस एंजलिस में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। IOC की खेल निदेशक किट मैकॉनले ने कहा, इनमें से हर एक निर्णय योग्यता आधारित था। इन सभी निर्णयों को समर्थन संख्याओं के द्वारा किया जाता है। टिकटों की महिला खेलों पर केंद्रित हर एक सत्र सहित सभी स्थानों पर पेरिस की अविश्वसनीय सफलता
हमने देखा है कि महिला खेलों के प्रशासन की संख्या बिल्कुल बराबर है, यदि और भी मजबूत नहीं है, और हमने मीडिया कवरेज में तेजी से वृद्धि देखी है। यह सभी भागीदारी और लोकप्रियता को दर्शाते हैं। मैकॉनले ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर पेशेवर खेल, जो विडंबना यह है कि मुख्य ओलंपिक अनुशासन का भी हिस्सा है, अपने खुद के आयोजनों को लैंगिक समानता स्थापित न कर पाने के कारण से एक ही बात का हवाला देते हैं, टिकट की मांग और प्रशासन संख्या। तो फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट सहित सभी खेलों में असमान वेतन, भेदभाव और अवसरों की कमी की कहानियां आम है। फिर भी आईओसी के फैसले में प्रतीकात्मकता को नजरअंदाज करना मुश्किल है, और खासकर फुटबॉल के मामले में। अमेरिका वह जगह है जहां समानता की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाई हुई। यूएसए का महिला फुटबॉल टीम में समान वेतन और अधिकारों को लेकर देश के महासंघ के अदालतों में घसीटा। 2022 में 6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद वे आखिरकार एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचे, जहां उनकी मांगे पूरी होगी। तो 1996 का जो ओलंपिक कार्यक्रम था, उसमें महिला फुटबॉलर को भी अमेरिका में शामिल किया गया था। मेजबान टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जो उनके रिकॉर्ड 5 खिताबों में से पहला था, जिसमें पेरिस 2024 में पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल करना भी शामिल था। तो 2028 में जो होने वाला है, उसमें स्टार्स और स्ट्राइप्स अब तक की सबसे बड़ी महिला ओलंपिक प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण होगा। तो ओलंपिक कब से शुरू हुआ है? 1896 में, और अभी आखिरी कब हुआ था? 2024 में पेरिस ओलंपिक। सबसे 1900 ओलंपिक 1900 में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें पहली बार क्रिकेट शामिल हुआ था। फिर 1916 का जो ओलंपिक था, वो वर्ल्ड वॉर 1 के कारण नहीं हो पाया था। फिर 1940 और 44 का जो ओलंपिक था, ये दोनों ये वर्ल्ड वॉर 2 के कारण नहीं हो पाया था। फिर 1964 का जो ओलंपिक था, वो सबसे इम्पोर्टेंट भी मान सकते, क्योंकि इसमें पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ था। ये टोक्यो में हो रहा था, तो यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हुआ था सबसे पहले, और अमेरिका ने इसे किया था। फिर 2000 में जो ओलंपिक होना था, वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। इसकी जगह पे 2021 में ओलंपिक हुआ, फिर 2024 में हुआ, और अब 2028 में यूएसए में होने वाला है। तो इसमें देखा जाए तो इंडिया के लिए कहाँ का इम्पैक्ट होगा? क्रिकेट में, शूटिंग में, स्क्वैश, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और आर्चरी में इंडिया को मतलब मेडल मिलने का उम्मीद है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, ये वुमेन का पार्टिसिपेंट है ओलंपिक में, जो कि 1900 में 2.2% से शुरू हुआ था, जो आज 50.5% होने वाला है, जो पिछले ओलंपिक में 50-50 था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अलग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।